हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ऑनलाइन ई कंटेंट तैयार करने के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम ज्ञानदूत 2.0 के तहत इतिहास विषय में ऑनलाइन ई कंटेंट सामग्री तैयार करने के लिए लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज मैं मोहनदान सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ से आपके सामने एक आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। हम यह जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और उस शासनकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अपनी अलग अलग नीतियाँ बनाई। आज हम उन्हीं में से एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसने अंग्रेजी शासन को किस प्रकार से भारत में लागू किया। हम इसमें आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में अकाल नीति का विकास किस प्रकार से हुआ। हम यह भी जानते हैं कि भारत मानसून पर आधारित एक देश है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यहाँ पर अकाल और सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं सदियों से आती रही है। बात करें प्राचीन और मध्यकालीन भारत की तो वहाँ पर राजतंत्र शासन स्थापित होने के बावजूद शासकों ने अकाल और सूखे की स्थिति में लोगों को राहत देने का अपना धर्म समझा था। लेकिन औपनिवेशिक शासन जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने मातृ देश ब्रिटेन की सहायता करना था, उसके लिए धन कमाना था, उसका भला करना था, इसलिए उन्होंने भारत में अकाल से निपटने के लिए कोई बड़ी रणनीति नहीं अपनाई। हम जब अकाल नीति का अध्ययन करते हैं तो हम इसको ब्रिटिश शासन को दो भागों में बांट करके करते हैं। पहला, जब शासन कंपनी के पास में था अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। दूसरा, जब 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई जिसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उस क्रांति के बाद शासन है वो सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश ताज के पास चला गया। ब्रिटिश ताज के अधीन अकाल नीति किस प्रकार से रही और किस प्रकार से उन्होंने अकाल के प्रबंधन का कार्य किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के अधीन अकाल और उसके प्रबंधन की नीतियाँ। कंपनी के अधीन यदि अकालों की बात करें तो लगभग इस 90 साल के शासनकाल में हमारे सामने 12 बड़े अकाल और 4 भीषण सूखे मिलते हैं। वैसे यह संख्या बहुत ही कम प्रतीत होती है क्योंकि भारत का कोई भी भाग ऐसा अछूता नहीं रहता था जब किसी न किसी शासन में किसी न किसी कालखंड में वहाँ पर अकाल न पड़ा हो या सूखे की स्थितियाँ पैदा न हुई हो। इसके बावजूद जो 1769 और 70 का जो अकाल था उसका सबसे अधिक प्रभाव बंगाल पर पड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसी समय बंगाल में लगभग स्थापित हो चुका था और कंपनी के मातहत कर्मचारी भ्रष्ट तरीकों से जनता का शोषण कर रहे थे। तो जब ये भयंकर अकाल पड़ा तब कंपनी के कर्मचारियों ने लोगों को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे ही उन्होंने अपना लाभ को कमाने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए निरंतर व्यापार करते रहे। उन्होंने ब्रिटेन को अधिकतम मुनाफा पहुंचाने के लिए तथा अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए भारतीय अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निरंतर निर्यात करते रहे और यहाँ के लोगों से सस्ते दाम में जबरदस्ती खरीद करके आगे बेचते रहे। और जब अकाल से लोग भूख से मर रहे थे तब कंपनी ने कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं किया जिससे लोगों को राहत मिले और इन सब का परिणाम यह हुआ कि बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने अकाल राहत का कार्य अपने स्तर पर लेने का सोचा भी नहीं। जब 1781 और 82 में मद्रास में सूखे पड़े तब मद्रास में भी कोई कंपनी ने काम नहीं किया और वहाँ पर भी जनहानि बहुत बड़ी मात्रा में हुई। 1784 में जब उत्तरी भारत में अकाल पड़ा तब उत्तरी भारत के इस अकाल का सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था वहाँ पर पड़ा।
84 का जो अकाल था उसमें भयंकर जनहानि हुई और इन सब के बावजूद भी कंपनी ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। 1803 में उत्तरी भारत में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिस पर सबसे पहले कंपनी की यह नज़र गई कि हमको लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। और 1803 के जब अकाल में लोगों ने जब सरकार पर दबाव डाला तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने कुछ करों में छूट दी ताकि अकाल के समय जो भूमि कर वगैरह है या कृषि पर लगने वाले जो कर है वो कम किए जा सके। साथ ही लोगों को कुछ रोजगार प्रदान करें, इसके लिए उन्होंने कुछ स्तर पर ऋण भी दिए। साथ ही यह भी कहा कि जो विदेशों से जब अनाज आयात किया जा रहा है उस पर भी सरकार ने कुछ सहायता देने की बात कही। लेकिन हम ये देखते हैं कि यह जो प्रयास किए गए ये कंपनी के शासन के उच्च स्तर पर नहीं किए गए बल्कि स्थानीय स्तर पर किए गए, और जिसका प्रभाव बहुत सीमित था और कुछ लोगों तक ही इसका असर था। 1833 में आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में भी एक भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के समय गुट्टूर की जो कुल जनसंख्या लगभग 5 लाख थी उसमें से 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की जो अकाल राहत की नीति है वो नहीं बनाई। कंपनी का यह मानना था कि अकाल राहत का कार्य एक धार्मिक कार्य है और यह कार्य सरकार का न होकर के धार्मिक संस्थाओं का है, इसलिए यह कार्य धर्म के संस्थाओं को करना चाहिए, ट्रस्टों को करना चाहिए, न कि सरकार को। सरकार ने कोई अकाल से निपटने की न तो वृहत नीति अपनाई और न ही कोई योजना बनाई। जो भी प्रयास इस दौरान हुए वो या तो स्थानीय सरकारों ने किए या जिला प्रशासन ने किए, और उन्होंने अपने जितने संसाधन अवेलेबल थे उनमें से बहुत कम का उपयोग करते हुए लोगों को सीमित मात्रा में राहत दी। जब 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब उसका परिणाम यह हुआ कि शासन है वो सीधा ब्रिटेन के ताज के अधीन चला गया। ब्रिटेन के ताज के अधीन जब हम अकाल नीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उस समय 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला यह कि अकाल के स्वरूप में बदलाव आ गया, अर्थात अकाल जो अभी तक प्राकृतिक कारणों से पड़ रहे थे अब इसमें मानवीय तत्वों का हस्तक्षेप बहुत अधिक हो गया। सरकार की तुष्टिपूर्ण नीतियां, बहुत अधिक कर और जबरन कर वसूली जैसी समस्याओं तथा सिंचाई और राहत जैसे कार्यों में पिछड़ापन होने, संचार और परिवहन की सुविधाएं बहुत कम विकसित होने तथा आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण लोगों के पास जो अन्न था वो भी उसका पूरा उपयोग नहीं कर सके और मजबूरी से उनको निर्यात करना पड़ा। इन सब परिस्थितियों के कारण इस काल में जो अकाल पड़े उसका एक महत्वपूर्ण घटक यह था कि यह सरकार के द्वारा प्रायोजित अकाल भी हुआ करते थे। उसमें मानवीय तत्वों की भूमिका अधिक थी बजाय प्राकृतिक अधिकार। दूसरा, जब इस प्रकार के भयंकर अकाल पड़ने लगे तो अकाल के प्रति सरकार की नीति में भी बदलाव आया। अभी तक जो सरकार यह सोच रही थी कि प्रमुख कार्य धर्म का है, अब सरकार यह समझने लगी कि यह कार्य धर्म का न होकर के सरकारों का है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया और आगे हम यह देखेंगे कि यह जो बदलाव आए उसके फलस्वरूप सरकार ने क्या प्रयास किए। सरकार के स्तर पर कोई आयोग बने, समितियां बनी और उनके क्या सुझाव थे और उनको किस प्रकार से लागू किया गया, ये सब चीजें अपन इसमें देखेंगे। बात करें तो 1860 और 61 में जो ब्रिटिश ताज के समक्ष सबसे पहला अकाल पड़ा और उस समय जो अकाल पड़ा वो उत्तरी भारत में था, उसका सबसे व्यापक असर दिल्ली और आगरा में था। तो सरकार ने इस भयंकर अकाल से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने कुछ दरिद्रशालाएं अर्थात पुअर हाउसेज बनाए जिनमें गरीब लोगों के रहने का कुछ इंतजाम किया गया, जहां पर वो भोजन वगैरह की व्यवस्था कर सके। लेकिन यह बहुत ही सीमित स्तर पर था और इसमें बहुत ही कम लोगों को मदद मिली। सरकार ने यह भी देखा कि भारत में इतने भयंकर अकाल पड़ रहे हैं तो उसके कारण क्या है और इन अकालों की तीव्रता का कारण क्या है। इन सबको जानने और समझने के लिए कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई गई। लेकिन चूंकि सरकार का कोई उद्देश्य नहीं था कि वह लोगों की भलाई करे, इसलिए इस कमेटी के निष्कर्ष का कोई परिणाम नहीं निकला। कमेटी की सिफारिशों को किसी ने स्वीकार नहीं किया। ताज के अधीन 1866 ईस्वी में जो एक भयंकर अकाल पड़ा वो था उड़ीसा का अकाल।
क्योंकि इस अकाल का प्रभाव उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास तक के क्षेत्रों पर पड़ा, लेकिन इसका सबसे व्यापक असर उड़ीसा में पड़ा और उड़ीसा में इस अकाल के फलस्वरूप लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अधिकारी वर्ग ने इस पर किसी भी प्रकार की मदद देने की कोई चेष्टा नहीं की। अधिकारी वर्ग लाभ पर कार्य करते रहे और वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो ये कहता है कि जब मांग बढ़ेगी तो पूर्ति अपने आप हो जाएगी और जब पूर्ति होगी तो उसकी मांग भी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अकाल के समय ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग गरीब थे जिनके पास में मांग करने के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं थी और उत्पादन भी बहुत सीमित था। इस कारण से सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति पर चलते हुए इस काल के दौरान कोई भी राहत का कार्य नहीं किया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि लगभग 13 लाख लोग मर गए। इस महाविनाश के बाद में सरकार को कुछ चेतना सूझी और उन्होंने अकाल संबंधी कुछ सुझाव देने के लिए सर जॉन कैम्पबेल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसको कैम्पबेल आयोग कहा जाता है। इस कैम्पबेल आयोग ने अपनी कुछ सिफारिशें दी, लेकिन उन सिफारिशों में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी नहीं थी कि जो अकाल नीति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर सके। यद्यपि उसने यह कहा कि अकाल राहत का कार्य सरकार का नहीं है, बल्कि यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं का है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इस प्रकार के कार्य कर सकती है और उसको ही यह करना चाहिए। साथ ही लोगों की इस समस्या के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने का जो जिम्मा है उससे भी, उसके उत्तरदायित्व से भी सरकार स्पष्ट तौर से बच गई और उसने यह कहा कि मृत्यु को रोकने का जो दायित्व है वो जिला अधिकारियों का है, न कि सरकारों का। इसलिए जिला स्तर पर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी की मृत्यु अकाल के कारण न हो। साथ ही यह भी कहा कि अकाल के समय जब रोजगार का संकट पैदा हो जाए, लोगों की आमदनी कम होने लग जाए, तब सरकार को रेलवे और नहरों का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वह अधिकतम लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन यह भी इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ कि उड़ीसा जैसे बड़े प्रांत को पूरा लाभ मिल सके। तो इसका यह परिणाम हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। आगे के प्रमुख अकाल की बात करें तो 1876 और 78 का जो अकाल पड़ा वो बहुत ही भयंकर अकाल था। इतिहास के सबसे बड़े अकालों में से एक था और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त ने यह बताया कि इस अकाल के कारण लगभग 50 लाख लोग मरे। इतनी बड़ी संख्या में इस अकाल के कारण लोग मरे और इसका जो अधिक असर हुआ वो मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में हुआ और इस पूरे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग रहते थे, जिसमें से 50 लाख लोग मरे। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 50 लाख लोगों की, जो कि इस अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। सरकार ने इस अकाल के समय कोई ज्यादा राहत कार्य करने की बजाय इस अकाल को अपने आप गुजरने जाने दिया और लॉर्ड लिटन जब वायसराय बनकर के आए तो उन्होंने स्ट्रेची आयोग का गठन किया। 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया। स्ट्रेची आयोग को यह कहा गया कि वह अकाल संबंधी नीति बनाए और उसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो स्ट्रेची आयोग ने जब अपनी सिफारिशें दी तो उसमें उसने यह बताया कि जब सूखे के प्रभावित होने की आशंका हो तब से या उससे पहले ही लोगों को रोजगार दे देना चाहिए ताकि लोग भूख से न मरें। साथ ही यह भी कहा कि जब राज्य की रोजगार मिलता है तो उसमें मजदूरी की दर समय समय पर निर्धारित करनी चाहिए ताकि महंगाई और अन्य आर्थिक सिद्धांतों के साथ साथ मजदूरी का भी समामेलन हो सके। आयोग ने कहा कि जो निसहाय और गरीब लोग हैं उनको भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। यह सिद्धांत पहली बार इंग्लैंड की सरकार ने स्वीकार किया कि लोगों को, गरीबों को भोजन देने का जो कर्तव्य है वो सरकार का कर्तव्य है। हमने देखा कि इससे पहले
यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपा गया या इससे पहले यह कार्य धर्म की संस्थाओं का माना जाए। लेकिन स्ट्रेची ने सबसे पहले यह कहा कि गरीबों और निसहाय लोगों को भोजन देने का कर्तव्य सरकार का कर्तव्य है। तो यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको प्रतिस्थापित किया गया। उन्हें जो गरीब है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उनको वह भोजन और यह सहायता तभी मिलेगी जब वो सहायता शिविरों में रहेंगे। यदि वो सहायता शिविरों में या दरिद्रशालाओं, पुअर हाउसेज में नहीं रहते हैं तो उनको यह मदद नहीं मिलेगी। तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दरिद्रशालाएं या पुअर हाउसेज संख्या में बहुत कम थे और बहुत कम लोगों को इस प्रकार की राहत मिल सकी, जबकि इसमें लगभग 5 करोड़ लोग प्रभावित थे। तो यह भी कम मात्रा में ही सहायता कर सके। साथ ही यह भी कहा कि जो अकाल से प्रभावित क्षेत्र है उस वहां पर अन्न की आपूर्ति पर निगरानी रखनी चाहिए कि अन्न पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यदि कम हो रही है तो उसको बढ़ाने का क्या प्रयास करना चाहिए। आयोग ने निजी व्यापारियों पर विश्वास प्रकट किया और उनको अन्न का व्यापार करने की छूट दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि निजी व्यापारियों ने अपने मुनाफे के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे अन्न की आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकार ने, आयोग ने यह भी कहा कि अन्न का निर्यात तभी किया जाना चाहिए जब अन्न के मामले में देश की स्थिति ठीक ठाक हो। अर्थात अन्न का निर्यात तभी किया जाए जब देश में अनाज की पर्याप्त आपूर्ति हो और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद ही उसका निर्यात किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा आयोग ने कि जो भूमि कर और अन्य कर जो लग रहे हैं उन करों पर कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि अकाल के समय में लोगों पर करों का बोझ न हो, क्योंकि यह भी बहुत ही सब्जेक्टिव बिंदु था और इस पर किसी भी प्रकार की कोई दर या आंकड़ा निर्धारित नहीं किया गया था कि किसको और कितनी और कब और कैसे छूट देनी है। इसलिए यह सुझाव भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका। साथ ही यह भी कहा कि जो अकाल सहायता का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन नहीं करेगी, बल्कि वह खर्चा किसको वहन करना है, प्रांतीय सरकारों को वहन करना है। क्योंकि 1880 के आसपास प्रांतों में कोई इतनी मजबूत सरकारें नहीं थी जिनके पास कोई बड़ा आर्थिक आधार हो, तो उनके पास में पहले से ही संसाधनों की कमी थी। इस स्थिति में अकाल राहत का कार्य सरकारें किस प्रकार से करेगी यह स्पष्ट ही नहीं किया गया। क्योंकि प्रांतीय सरकारें वित्तीय दृष्टि से बहुत ही खराब स्थिति में थी, इसलिए अकाल राहत के कार्य बड़े स्तर पर हुए नहीं और आयोग ने बड़ी चालाकी से केंद्रीय सरकार को अकाल राहत के कार्यों से फ्री कर दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जब सूखे की स्थिति हो तो दुधारू पशुओं को हरे भरे क्षेत्रों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि पशुओं की उत्पादकता बनी रहे। इस आयोग की जो सिफारिशें थी उसको सरकार ने साधारण स्तर पर स्वीकार किया, इसको बड़े स्तर पर स्वीकार नहीं किया, न ही सभी सिफारिशों को लागू किया। इसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ वो यह हुआ कि सरकार ने एक अकाल कोष की स्थापना की और उस अकाल कोष के माध्यम से राहत के कार्य किए जाने थे। साथ ही 1883 में एक अकाल संहिता बनी और उस अकाल संहिता में यह कहा गया कि बचाव और राहत के कार्य कौन करेंगे। उसमें जो अधिकारी वर्ग है उसके विभिन्न कर्तव्यों की सूची दी गई और उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। इसी अकाल संहिता में यह कहा गया कि कोई भी जिला अकालग्रस्त जिला घोषित करना है तो उसके क्या प्रावधान होंगे, किसको यह अधिकार होगा कि वह किसी जिले को अकालग्रस्त जिला घोषित कर दे। यह आज भी हमारे प्रावधान चलता है कि जिला कलेक्टर है वो किसी जिले को अकालग्रस्त जिला घोषित करने की सिफारिश करते हैं। तो यह शर्त है वो 1883 की अकाल संहिता में जोड़ी गई थी जो आज भी हमारे लागू है। फिर अगले अकाल की बात करें तो सबसे भयंकर जो अकाल पड़ा वो 1899-1900 का अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा और यह जो अकाल का असर था ये बहुत ही भयंकर था। इस समय अंग्रेजी शासन ने अकाल राहत का कोई बड़ा कार्य नहीं किया, इसलिए सरकार ने पहले तौर पर यह स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि राहत का कार्य करना हमारा कार्य नहीं है। इससे पहले 1896 और 97 में जो अकाल पड़े थे और जो सूखे पड़े थे उसमें भी लगभग 3-4 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन इन सब से कोई भी सबक
ब्रिटिश सरकार लेना नहीं चाहती थी और इस काल में भी लगभग 3 करोड़ लोग इस अकाल में प्रभावित हुए। जब अकाल की विभीषिका बहुत अधिक बढ़ गई तो सरकार ने फिर से एक आयोग का गठन किया जिसने 1901 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी और उस आयोग का नाम था मैकडोनल्ड आयोग, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। लॉर्ड कर्जन ने जो आयोग की स्थापना की गई उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे और उन सुझावों में यह शामिल था कि जब अकाल पड़े तो उस समय एक अस्थायी ढांचे बनाए जाएं जो पेयजल की व्यवस्था कर सके या छोटी मोटी सिंचाई की व्यवस्था कर सके, और उस अस्थायी ढांचों को अस्थायी कुआं कहा गया। इस प्रकार के अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था की जाए और अस्थायी कुएं खोदने के लिए जो धन है वो सरकार प्रदान करे लोगों को। साथ ही सरकार इस बात का भी धन लोगों को दे कि वो पशुओं को रख सके, उनको चारे की व्यवस्था कर सके, उनका पालन पोषण कर सके, और साथ ही बीजों के खरीदने के लिए भी सरकार पैसा दे। इन सब चीजों को देखते हुए कुछ मात्रा में फंड है वो सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाने की सिफारिश की गई। यह भी कहा गया कि जो अकाल प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में अकाल की निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति की जाए। तो ये जो अकाल आयुक्त है वो उस अपने क्षेत्र में अकाल की स्थिति के विभिन्न पहलुओं के बारे में समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देता है और वह विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देता है। तो इस प्रकार से एक नए पदाधिकारी अकाल आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश भी मैकडोनल्ड आयोग ने की। आयोग ने यह भी कहा कि अभी तक जो हम राहत के कार्य कर रहे हैं, खास करके रोजगार देने से संबंधित और निर्माण करने से संबंधित, वो केंद्रीय स्तर पर है, जैसे रेलवे का निर्माण करना, नहर का निर्माण करना, लेकिन यह इतने अधिक प्रभावी नहीं है। इसलिए अधिकतम लोगों को रोजगार देने तथा अकाल राहत पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्यों को आरंभ करना चाहिए। हमें जानते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय पंचायतों को काफी सबलता प्रदान की गई थी और उस पंचायतों के माध्यम से यह अकाल राहत का कार्य करने का सुझाव मैकडोनल्ड आयोग ने दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि अकाल से निपटना है, अकाल से पूर्व तैयारी करना जरूरी है और उस पूर्व तैयारी में अच्छी परिवहन सुविधाओं का विकास करना चाहिए। कृषि बैंक की स्थापना करनी चाहिए ताकि लोगों को समय पर छोटी मात्रा में कर्ज मिल सके और लोग अनाज खरीद सके, कुछ फसलों का उत्पादन कर सके। संचार व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। साथ ही उत्तम कृषि पर बल दिया गया जिसमें कृषि के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाने की बात कही गई। इसी समय कृषि के सुधार के क्षेत्र में नई और संकरित बीजों को प्राप्त करने तथा वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने का कार्य शुरू हुआ। पूसा नामक जो संस्थान है उसका भी इसी समय में अस्तित्व में आई हो। तो इस प्रकार से मैकडोनल्ड आयोग ने भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की, लेकिन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरीके से सरकार ने लागू नहीं किया। बीच में 1901 से लेकर के 1940 के ईस्वी तक बहुत सारे अकाल पड़े। 1906, 7 और 8, 9 में बंगाल में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। इन सब अकालों के बावजूद भी सरकार ने कोई बड़े स्तर पर कार्य नहीं किए और अकाल की जो प्रक्रिया है, जो क्रम है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और एक सबसे भयंकर अकाल आता है 1943 का बंगाल का अकाल, जिसका सबसे अधिक असर बंगाल पर था। और इस अकाल का एक दूसरा पहलू भी था। यह अकाल मानव जनित अकाल था, प्राकृतिक आपदा नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1938 से बाद में लगातार फसलें खराब हो रही थी, उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा था। इससे लोगों के पास में अन्न की कमी आ गई। लेकिन इस पर सबसे नकारात्मक असर तब पड़ा जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो भारत में जो खास करके बंगाल में चावल बर्मा से या म्यांमार से आयात किया जा रहा था, अब आवश्यकता है वो बढ़ गई और यह जो चावल है वो सीधा ब्रिटेन जाने लगा। इसका यह परिणाम हुआ कि भारत में चावल का आयात बंद हो गया और बंगाल में दोहरा संकट पैदा हो गया। लगातार फसलें खराब होने से स्थानीय अनाज की उत्पादन क्षमता में कमी आ गई। वहीं चावल जो बर्मा से आयातित किया जा रहा था वो भी बंद हो गया। इससे लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो यूरोप में अनाज की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई और सरकार ने जबरदस्ती लोगों से अनाज को खरीद करके सस्ते दामों से खरीद करके निर्यात किया। तो यह बहुत ही बड़ी विडंबनाजनक स्थिति थी कि एक तरफ भारत के लोग
भूख से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार युद्ध में रत है और वह भारत का अनाज विदेशों में बेच रही है। सरकार ने युद्ध के क्षेत्र में प्रभावित होने के कारण उसका अधिकतम जो ध्यान है वो युद्ध के प्रचार में और युद्ध के खर्च को निकालने में लगा रहा। इसलिए उसने अकाल और उसके प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी राहत के कार्य हुए शुरू, वो बहुत देर से शुरू हुए और बहुत सूक्ष्म स्तर पर शुरू हुए, जिससे अकाल की विभीषिका बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। इन सब का यह परिणाम हुआ कि बहुत बड़ा विनाश हुआ। केंद्रीय सरकार ने प्रांतों की कोई मदद नहीं की, क्योंकि अभी यह प्रावधान था कि प्रांतीय सरकार ही यह प्रबंधन करेगी, लेकिन प्रांतीय सरकारों के पास में इतना धन नहीं था कि वो अकाल राहत का कार्य कर सके। इसलिए केंद्रीय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार चूंकि युद्ध में बिजी थी, इसलिए उसने कोई भी प्रकार की मदद नहीं की और इससे अकाल की विभीषिका बहुत अधिक बढ़ गई। तो हमने ये देखा आज के पाठ में कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अकाल की कोई एक विशिष्ट नीति नहीं थी। जो भी कार्य हुए वो अचानक से हुए, लीपापोती करने के लिए हुए और बिना किसी नीति, नियोजन और योजना के आकस्मिक तरीके से हुए। कुछ धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं या फिर जिला स्तर जैसे छोटे स्तरों पर कुछ कार्य जरूर हुए, लेकिन इसका बड़ा योगदान यह था कि आयोग के गठन के माध्यम से अकाल नीति के प्रबंधन की बात स्वीकार की गई। आज के इस विषय में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।